गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो चलो, कल हम लोग ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम लोगों को पढ़ना था। बेनिफिट्स मैंने पढ़ा दिया था, क्या है बेनिफिट्स। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजनल करके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे उनके वेरियस जो टैक्सेस थे उनको इम्पोज कर दिया गया। इम्पोज करके बताया गया कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वगैरह है वो कौन लगाएगा, और फिर उसके बाद से जो गुड्स और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर पे कैसे लगे हैं। ठीक है, जो सर्विस है वो क्या होगा, एक्सक्लूसिव टैक्स बाय द सेंट्रल टुगेदर विद द एप्लीकेबल सेस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सेस भी लगेगा। इसके बाद से जैसे जैसे हमारी वो होगी, गुड्स होगी, उसी प्रकार से हमारा क्या लगेगा, सेस। ओके, अब देखो जो लग्जरी टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, लॉटरी टैक्स था, इन सारे टैक्सों को क्या कर दिया गया। लोकल जो टैक्स था लाइव ऑन द पंचायत, बाय द पंचायत। पंचायत जो है यानी कि पंचायती जो राज रहेंगे वो अपने बिहाफ पे क्या करेंगे, इसको अप्लीकेबल करेंगे, यानी कि पंचायत जो। अब इसके बाद से आता है with respect to the goods import from outside of the country into India, central levy basic custom duty and additional duty custom together with the applicable of the cess। यानी कि अगर कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट हो रही है तो उस पर ठीक है कस्टम ड्यूटी, ठीक है, और एडिशनल ड्यूटीज लगेगी विद सेस। ठीक है, सेस जो होता है ये दो होता है, एक होता है एडुकेशनल, ठीक है, और प्लस हेल्थ, HE हेल्थ, इन दो को मिला के लगभग 3% सेस लगता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। ओके, चलिए अब आगे का थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके बाद से है कंसिक्वेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था नीडेड टू दी इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी। उसमें ज़रूरी था कि सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी को क्या किया जाए, इनेबल किया जाए, और जो वैट था, सीएसटी था, ठीक है, इन सब को क्या किया जाए स्पेशली, ठीक है, लाइव ऑन द सेंट्रल एंड कॉम्प्रिहेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन सब चीज़ों को उस पर लगाया जाए। ठीक है, उसके बाद से आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101वां, मैंने बताया था 100, ठीक है, 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कितना अच्छा शुभ था, 101, जो जैसे हम लोग व्यवहार देते हैं वैसे हो गया। ठीक है, 2016 में इसका पहला अमेंडमेंट आया, और ये 8 सितंबर 2016 को सिग्निफिकेंट हुआ अमेंडमेंट मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 101। ठीक है, इसमें देखो क्या किया गया कि concurrent power of the parliamentary state legislature to the make the law of the governing goods and the services, जो इसको इम्पोज किया गया पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, ये कैसे ये गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा। दूसरा है जो IGST है, ठीक है, लेवी ऑफ द IGST ऑन द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस गुड्स एंड द सर्विसेज लेविड एंड द कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और दिया गया कि अगर कोई यूपी का व्यक्ति, ठीक है, दिल्ली में बेच रहा है, तो यूपी का व्यक्ति जब दिल्ली में बेच रहा है तो इस सेल को हम लोग कहेंगे, या इस ट्रांजेक्शन्स को कहेंगे इंटर, ठीक है, इंटर ट्रांजेक्शन्स या इंटर स्टेट, जिसको आउटसाइड ऑफ द स्टेट बोल सकते हैं। और आउट ऑफ द स्टेट में क्या होगा, पावर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को IGST लगाने का। ठीक है, IGST लगाएगा, कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। और उसके साथ साथ याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, लेकिन इसमें वो रहेगा, क्या नाम है,
CGST और SGST इंक्लूड रहेगा, ठीक है जी। और जो कलेक्ट भी करेगा वो पूरा अधिकार किसको रहेगा, वो पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को रहेगा, ठीक है। सारा अधिकार किसको रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करेगा, लगाएगा और कलेक्ट करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसके बाद से है जो प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द डिटरमाइन द प्लेस ऑफ द सप्लाई एंड व्हेन अ सप्लाई टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ द इंटर स्टेट ट्रेड और द कॉमर्स शैल बी फार्मूलेट बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अगर वो चीज़ें हो रही हैं, ट्रांजेक्शन हो रही हैं, या कोई बिजनेस किया जा रहा है या ट्रेड किया जा रहा है, तो उसमें जो भी लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट द्वारा लॉ जो बनाया गया होगा उसको फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है GST विल बी लेविड on all supply of the goods and the services except alcoholic liquor for the human consumption। ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो भी अल्कोहलिक लीकर जैसे होता है उस चीज़ को क्या किया जाएगा, उस चीज़ को टैक्स नहीं लगेगा, मतलब उस चीज़ पर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद से ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट GST शैल नॉट बी लेविड टिल अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। जब तक वो, ठीक है, काउंसिल रिकमेंडेड नहीं करेगा तब तक वो नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर क्या नहीं होता है, GST अप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखो क्या क्या है वो चीज़ें GST जिस पे अप्लीकेबल नहीं होता है। एक मिनट, हाँ देखो थोड़ा सा ध्यान दे देना। देखो पहला तो ये अल्कोहलिक लीकर पे टैक्स नहीं लगता है। फिर दूसरा क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, ठीक है, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस और एविएशन ट्यूबुलर फ्यूल, ठीक है, इन सब पे क्या होता है, GST नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, GST अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद से यूनियन गवर्नमेंट शैल rented to the power to levy duty of the exercise on the aforesaid product beside the tobacco and tobacco products manufactured are प्रोडक्ट इन इंडिया। यानी कि उसने ये बताया कि जो भी उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी किस पर, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक। उसके बाद से ये याद रखना है आर्टिकल 279A कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर द प्रेसिडेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ ज्वाइंट फोरम of the central and the state normally and goods and services to the council GST। यानी कि डिफाइन किसके अकॉर्डिंग किया गया, याद रखना है 279A GST काउंसिल को, ठीक है, GST काउंसिल को बताएगा, ठीक। अब देखो आगे बता रहा है कि द प्रोविजन रिलेटेड टू द गुड्स एंड GST काउंसिल कम इनटू द फोर्स 12 सितंबर 2016। कब आया था, तो GST काउंसिल इस तारीख को एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। और 15 सितंबर 2016 को ये क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया, बदलाव हो गया कि 2000, देखो याद रखना है 279A के अकॉर्डिंग काउंसिल बना, ठीक है। उसके बाद से 12 सितंबर, ठीक है, 2016 को ये क्या हो गया, 2016 को ये प्रेसिडेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद से याद ये रखना है 15 सितंबर को, ठीक है, 15 सितंबर को क्या कर दिया गया,
15 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया गया, लिख दिया गया कि भैया 15 सितंबर 2016 से जीएसटी यहाँ पर मान्य हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखो, आगे इन्होंने कहा कि द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर इन द चेंज ऑफ द charge of the finance taxation of any other ministry nomination by the each of the state and the union territories with the legislature and the members। इन्होंने ये बताया, सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे तो इन्होंने ये बताया कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे वो सब जो जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे उसका जो चेयरपर्सन होगा यानी कि हेड होगा, चेयरपर्सन का मतलब एक तरह से हेड होगा, हेड होगा वो कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर इस समय है निर्मला सीतारमण, वो है। ठीक है, और उससे पहले जो भी थे उनको देख लेना आप लोग। ठीक है, और जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ये तो सेंट्रल की हैं, ठीक है, स्टेट की जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे इसमें मेंबर होंगे, क्या होंगे, मेंबर कौन होगा इसमें, तो मेंबर स्टेट के कौन से होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या उनके द्वारा चूज किया गया या उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई पर्सन होगा। ओके, ठीक है, तो याद रखना है कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार देख लेते हैं फिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होती है, तो चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि इसमें 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ठीक है, इसने बताया कि भैया जितनी भी ह्यूमन कंजप्शन लीकर है, ठीक है, यानी कि पेट्रोल सॉरी वो क्या बोलते हैं, दारू है, शराब है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। पेट्रोल और आपका जो ये क्रूड ऑयल या नेचुरल गैसेज वगैरह हैं इन पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल आउट करेंगे या ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर आपको IGST देना पड़ेगा। ठीक है, IGST देना पड़ेगा। उसके बाद से सेक्शन 279 इसको डिफाइन करता है जीएसटी काउंसिल को। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके पावर को लिखा गया कि हाँ भैया जो जो जीएसटी लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया अमेंडमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसको इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको डिफाइन किया गया। अब याद रखना है कि जो जीएसटी आया था वो 12 सितंबर 2016 को, ठीक है, प्रोविज़न इसका इन्फोर्स किया गया यानी कि फोर्स में लाया गया, और प्रेसिडेंट द्वारा इसको क्या किया गया, 15 सितंबर 2016 को काउंसिल बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद से याद रखना है कि इसका जो चेयरपर्सन होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा यानी कि FM फाइनेंस मिनिस्टर होगा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ही इसके चेयरपर्सन होंगे। ये सेंट्रल के हैं, और स्टेट के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तो वो होंगे। ठीक है, वो भी स्टेट FM जो होंगे यानी कि स्टेट FM होंगे वो क्या बनाएंगे, वो इसके मेंबर बनाए गए। ठीक है, इतनी बात समझ में, गुड। अब आगे आइए, इसके बाद से जो फंक्शंस था, काउंसिल ऑफ द मेक द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट ऑन द इम्पोर्ट इशू लाइक द टैक्स exemptions, their shoulder limits, dispute, etc. The GST Council has decided to the, मतलब कहने का सीधा सा सेंस है कि अगर कोई भी टैक्स के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। ठीक है, चाहे वो CGST हो, SGST हो या जो भी हो। ठीक है, बात समझ में। अब होता है टैक्सेबल इवेंट और सप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि कैसे हम सप्लाई, कौन कौन से काम करेंगे कि जिसको हम सप्लाई मानेंगे और जिस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो उसको पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ते हैं। देखो लिखा है कि द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ any taxation system. It determines the point at which tax would be levied and the tax events, the existing framework of the taxable events in the various
status in prone to certain of the interpretations resulting in the lignations since decades। मतलब सीधा से कहने का सेंस ये है कि जो भी इस पे ठीक है स्टोन्स वगैरह हैं ठीक है इसका सिस्टम है उनको उनके अनुसार माना जाएगा कि सप्लाई है जहाँ पर वो सप्लाई होगा बॉडली। आगे देखो रेट ऑफ द इशू ऑफ द वेयर द पर्टिकुलर प्रोसेस अमाउंट मैन्युफैक्चर आर नॉट ठीक है सेल प्री डिटरमाइन सेल एंड व्हेन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज सेल ऑफ द गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज ईटीसी। अगर ऐसे कोई सर्विसेज दी जाएगी तो उस केस में क्या होगा द लॉ द जीएसटी लॉ सीक द रिसॉल्व क्या दिस इशू बाय द लेइंग डाउन ऑन द कम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट्स यानी कि दिस विल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई। ठीक है देखो टैक्सेबल इवेंट्स अंडर ओल्ड लॉ ठीक है और टैक्सेबल इवेंट अंडर इवेंट्स देखो या अंडर जीएसटी। तो ओल्ड लॉ में क्या था ठीक है सर्विस टैक्स ठीक है वैट सीएसटी एक्साइज ड्यूटी बट इसने कहा कि नहीं सबको हटाओ जीएसटी लाओ एक ही देना है आपको ठीक है। ये हल्का हो गया और ये क्या था बहुत वेटेड था बहुत भारी था। तो डायग्राम इतना ही कहता है। अब देखो जीएसटी लॉ जो रहेगा वो क्या करेगा सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या आपको देना पड़ेगा गुड्स और सर्विसेज जहाँ पे आप देंगे उसी प्रकार से आपको क्या देना पड़ेगा टैक्स देना पड़ेगा ठीक है। तो देखो टैक्सेबल इवेंट सप्लाई पे डिपेंड करेगा चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो ठीक है। इतनी बात समझ में। अब देखो रिलेवेंट डेफिनेशंस गुड्स क्या होता है गुड्स का मतलब ये होता है कि जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल का मतलब क्या होता है जो ट्रांसफ़र किया जाए क्या किया जाए ट्रांसफ़र किया जाए ठीक है उस पर क्या लगेगा उस को हम गुड्स कहेंगे और वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द CGST एक्ट। उसके बाद से ई कॉमर्स क्या होता है देखो ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि पर्सन जो खुद का बिजनेस क्या करे चलाए और वो भी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी दे जिस पे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे चलाए उसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स किसके अकॉर्डिंग डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द CGST एक्ट ठीक है। अब है एग्जेम्प्ट सप्लाई वो सप्लाई होता है जिसमें क्या होता है सर्विसेज और द बोथ यानी कि गुड्स आर सर्विसेज या बोथ अट्रैक्ट नील रेट यानी कि जिसमें नील रेट समझते हो अभी बताएंगे हम नील रेट क्या होता है वो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग डिफाइन है और सेक्शन 11 से 6 के ठीक है। और ये कहता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड द सर्विसेज टैक्स एक्ट इंक्लूडिंग अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 यानी कि याद रखना है 2 सेक्शन 252 डिफाइन करता है गुड्स को ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 डिफाइन करता है किसको ये ई कॉमर्स को और सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ये डिफाइन करता है एग्जेम्प्ट गुड्स को। ओके ओके आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिजनेस कौन कौन से बिजनेस माने जाएंगे कि ये बिजनेस है ठीक है। तो बिजनेस में कोई भी ट्रेड हो मैन्युफैक्चरर प्रोफेशन हो या वोकेशनल एडवेंचर हो या कोई ऐसे व्यक्ति है कि जो बिजनेस को क्या कर बिजनेस एक्टिविटी करता हो कोई भी एक्टिविटी जो ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड होगा इंक्लूड होगा किससे ऊपर वाले से यानी कि इसमें ठीक है। कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन जो नेचर के अकॉर्डिंग ठीक है जो ए और बी को दोनों रिकवर करता हो और वे आर नॉट देयर इन द वॉल्यूम ठीक है फ्रिक्वेंटली ठीक है कंटिन्यूटी और दी रेगुलरली ऑफ द सच एज द ट्रांजेक्शन। ये केवल ये नहीं कि आज ले जाके दे दिया पहुंचा है तो कह दो ट्रांजेक्शन हो गया। ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि वो रेगुलर होना चाहिए ठीक है। सप्लाई ऐसा देखो आगे है कि सप्लाई और दी
ये वाला सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड द सर्विसेज इज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट और द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। मतलब ये क्या होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। प्रोविजन जो है वो एसोसिएट होना चाहिए सोसाइटी और एनी सच पर्सन द्वारा कि जो कि इसे माना जाएगा कि बेनिफिट्स दे रहे हैं या बेनिफिट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी फैसिलिटी वो देने में या दे रहे हो, ठीक है। कोई एडमिशन है, ठीक है, कोई कंसिडरेशन है, ठीक है। तो इस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। इस पर भी जीएसटी लगेगा। इसके बाद से है क्या, सर्विसेज सप्लाई बाय अ पर्सन एज द होल्डर ऑफ द ऑफिस, यानी कोई व्यक्ति क्या किया है, बिजनेस को होल्ड करके रखा है और वो क्या कर रहा है, बिजनेस दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपके जगह पे आपका वो एम्प्लॉय जो है वो बिजनेस को होल्ड करके रन करा रहा है, तो इस केस में भी कौन देगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार केयरफुली रीड कर लीजिए। बाकी जो कल है कंसिडरेशन मैं बताऊंगा, कंसिडरेशन क्या है क्या नहीं है। तो इतनी अगर हमारी बात को समझ में आया है तो बहुत अच्छा लगा, नहीं समझ में आया है तो मैंने कल बताया था कि हमारा जो वीडियो है उसमें हमने अपना नंबर दिया था 9569714026। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके पूछ सकते हैं